हेलो हेलो हेलो। छोड़ो। पता नहीं यार। तो नेल पॉलिश जो है वो मेरा नहीं था, मार्केट से खरीदा गया था एक्सपेरिमेंट के लिए। अफवाह ये फैल गया था, लगाऊंगा तो अच्छे ही लगेगा वैसे, और क्या। क्यों लगाना स्टार्ट किया जाए। वो आपने वो देखा है सितार वाले को, एक सितार बजाने वाले हैं जो यहाँ पे मेहंदी लगा रहे हैं। दैट्स अ न्यू ट्रेंड, राइट। शायद आपने नहीं देखा हो। हाँ भाई, मुंह बंद कर लो आप। क्या है यार, डिलीट कर देते क्या ये? क्या कह रहे हो? हिट कहां से लाए? चलो भाई, हमने टॉलेंस रिएजेंट पढ़ा था, टॉलेंस टेस्ट पढ़ा था कि एल्डिहाइड और कीटोन में टॉलेन को यूज करके टेस्ट हम लोग कैसे लिखेंगे। ये क्या डिलीट कर देते क्या आगे पीछे का? क्या हो गया भाई, वाह वाह क्यों हो रहा है? बहुत बढ़िया। चलो शांत। टॉलेंस टेस्ट हमने आपको पढ़ाया था, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ठीक है। ये टॉलेंस टेस्ट है जो आपको एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, दोनों, यानी कि एलिफेटिक से भी और एरोमेटिक से भी। एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड से रिएक्ट करके एसिड में कन्वर्ट कर देगा, बिकॉज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। कीटोन को ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, कीटोन से रिएक्शन नहीं दे पाएगा। अब आते हैं फेहलिंग सॉल्यूशन, फेहलिंग टेस्ट। इसका पहले पढ़ना है आपको, फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता है आइए समझते हैं। फेहलिंग टेस्ट में हम लोग दो सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि फेहलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेहलिंग सॉल्यूशन बी। फेहलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेहलिंग सॉल्यूशन बी। फेहलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है वो होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। कॉपर सल्फेट का एक हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें हम लोग डालते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये दोनों को मिला के टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरिक एसिड होता है, उसी से टार्टरेट बनता है, ठीक है ना। अब देखो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, या फिर इसको लिखिए सोडियम पोटेशियम टार्टरिक एसिड प्लस NaOH, बनेगा एक ही। NaOH से रिएक्शन करके वाटर बन जाएगा और टार्टरेट बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। सोडियम पोटेशियम टार्टरिक एसिड प्लस NaOH, या फिर इसको लिखा जाएगा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। दोनों सॉल्यूशन को मिलाया जाता है और फिर एल्डिहाइड और कीटोन में डाला जाता है, ठीक है। पहले हम इसका रिजल्ट लिखते हैं, फिर रिएक्शन लिखेंगे। रिजल्ट ये है कि केवल और केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड को आप रिएक्शन करा सकते हो, टेस्ट करा सकते हो। ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव्स दिस टेस्ट। केवल और केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड टेस्ट को देगा, बाकी टेस्ट को नहीं देगा। तो देखो अभी तक जो हमने पढ़ा टॉलेन, उसमें एरोमेटिक भी दे रहा था, एलिफेटिक भी दे रहा था, तो उससे हम लोग अलग अलग नहीं कर पाएंगे। एल्डिहाइड में एलिफेटिक और एरोमेटिक अलग अलग नहीं कर पाएंगे, लेकिन
अगर मेरे पास किसी भी तरह का एल्डिहाइड आए, ये उसको अलग कर देगा। एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट दे देगा फेलिंग को, एरोमेटिक एल्डिहाइड विल नॉट गिव दिस टेस्ट। तो कभी आपसे पूछे कि एल्डिहाइड को कैसे सेपरेट करोगे, एरोमेटिक और एलिफेटिक को, तो फिर आपके पास लेना पड़ेगा फेलिंग सॉल्यूशन। डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ठीक है। उसके बाद कीटोन ना तो टॉलिन देता है ना फेलिंग देता है। कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन दिया गया, उस सॉल्यूशन में आपके पास लिखा गया है कि एल्डिहाइड है और कीटोन है और सेपरेट करना है। तो एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट करने के लिए कौन सा टेस्ट आप इस्तेमाल करोगे? टॉलिन भी और फेलिंग भी, कोई भी कर सकते हो। लेकिन अगर दिया गया है कि एलिफेटिक, एरोमेटिक और कीटोन अलग अलग करना है, तो फिर फेलिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि आप एलिफेटिक और एरोमेटिक को सेपरेट नहीं कर पाओगे टॉलिन से, क्योंकि टॉलिन दोनों को पॉजिटिव दे देगा, दोनों के साथ रिएक्शन कर लेगा। लेकिन ये वाला एरोमेटिक के साथ रिएक्शन नहीं देगा, केवल और केवल एलिफेटिक के साथ रिएक्शन देगा, ठीक है। तो ये तीनों सेपरेट करता है और वो केवल दो को सेपरेट करता है। टॉलिन विल सेपरेट एल्डिहाइड कीटोन, दिस विल सेपरेट एल्डिहाइड, एलिफेटिक, एरोमेटिक एंड देन कीटोन, ठीक है। चलो इसमें क्वेश्चन है, वो करते हैं। सबसे पहले ये जो टार्टरिक एसिड है ना, इसको बना लो। इसका स्ट्रक्चर होता है CH COO माइनस Na प्लस और CH COO माइनस K प्लस। सोडियम पोटेशियम इसीलिए लिखा गया है, यहां पे आ जाएगा OH और यहां पे आ जाएगा OH। दिस इज सोडियम पोटेशियम टार्टरिक एसिड, ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्टरिक एसिड। अब अगर आपसे कोई पूछे फेलिंग सॉल्यूशन कैसे बनता है, मतलब फेलिंग सॉल्यूशन को आपने अलग अलग करके देख लिया है, फेलिंग सॉल्यूशन A और B ये कैसे दिखता है, मतलब दोनों को मिलाओगे तो कैसा दिखता है? दोनों को मिलाने पर कुछ ऐसा दिखता है, कॉपर रिएक्ट कर जाएगा और OH OH यहां से OO बन जाएगा। दिस इज CH COO माइनस, दिस इज CH COO माइनस। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट ओरिजिनली ये ब्लूइश कलर में होता है, पूरा पूरा फेलिंग सॉल्यूशन कैसा दिखता है? ऐसा। और फेलिंग सॉल्यूशन का कंपोनेंट ये दोनों होता है, और ओरिजिनली कैसा होता है? ब्लू कलर का। जब इसकी रिएक्शन आप एल्डिहाइड से कराते हो, RC डबल बॉन्ड OH, मान लीजिए इसकी सॉल्यूशन आपने फेलिंग सॉल्यूशन से करा दी है। फेलिंग सॉल्यूशन लिखा है मतलब A और B दोनों डाला गया है, यानी कि फेलिंग सॉल्यूशन पहले कैसा दिख रहा होगा? ब्लू। फेलिंग सॉल्यूशन रिएक्शन से पहले डब्बे में होता है फेलिंग सॉल्यूशन ब्लू कलर का। अब मैंने आपको बताया है कि टॉलिन भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फेलिंग भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा अपने आप को? क्या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर देगा? ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा? एसिड। अच्छा, एसिड में ध्यान दो, क्या यहां पे एसिड बनेगा और यहां भी हम लोग मीडियम कैसा रखेंगे? बेसिक। फेलिंग सॉल्यूशन में भी मीडियम कैसा रहेगा? जैसा टॉलिन का मीडियम था वैसा ही मीडियम इसका रहेगा, बेसिक। तो क्या ये भी एसिड बनेगा? और मीडियम पहले से हमने क्या रखा हुआ? बेसिक। रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद जो इसमें जो सॉल्ट का कंपोनेंट है कॉपर, कॉपर क्या करता है? Cu2O बना लेता है। जैसे वहां सिल्वर था, मेटल क्या करता है? अलग हो जाता है बेसिकली। वहां मेटल अलग हो गया था, यहां भी मेटल अलग हो जाएगा। तो कॉपर मेटल ऑक्साइड बना के रहता है और ये होता है रेड ब्राउन कलर। तो बेसिकली फेलिंग और अच्छा टेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें साफ साफ बाहर से आप देख पाओगे कि कलर बदल रहा है, ठीक है। टॉलिन में भी आपको क्या करेगा? ग्लास के अंदर देखना पड़ेगा तो वहां दिखेगा सिल्वर, लेकिन फेलिंग में आपको बाहर से ही ट्यूब में आप देख के बता सकते हो कि कलर बदल रहा है, मतलब रिएक्शन हुआ होगा। तो ब्लू कलर से रेड ब्राउन कलर में बदल जाता है। ये हो गया आपके सामने एलिफेटिक। मान लो इसकी रिएक्शन में एरोमेटिक के साथ कराऊं, एरोमेटिक में मैंने फेलिंग सॉल्यूशन दे दिया, क्या ये रिएक्शन करेगा? नहीं, एरोमेटिक विल नॉट गिव दिस टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन में एरोमेटिक में कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। अगर आपसे मैं दे दूं कीटोन,
कीटोन फेहलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा, ये भी ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। लेकिन एलिफेटिक एल्डिहाइड डालोगे तो ब्लू से रेड ब्राउन हो जाएगा। इसका रिएक्शन रेड ब्राउन होता है बेसिकली। कोका कोला देखा है आपने कभी जिंदगी में? उसी की तरह दिखता है। नहीं देखा है तो देखना भी मत, बहुत खराब चीज होता है हेल्थ के लिए। नेक्स्ट लिखो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। टॉलिन हो गया, फेहलिंग हो गया, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लिख लीजिए फटाफट जल्दी से। जैसे मान लो आपके पास एक बीकर है, उसमें एल्डिहाइड भी डाला हुआ है, कीटोन भी डाला हुआ है, और आपका एरोमेटिक भी मान लो डाला हुआ है। एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन तीनों डाला हुआ है उसमें। ठीक है, तीनों के 4-4, 5-5 बॉन्ड उसमें डाले होंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या क्या है बताओ। ठीक है, तो आप सबसे पहले फेलिंग सॉल्यूशन लोगे, फेलिंग सॉल्यूशन के 3-4 ड्रॉप डालोगे, तो जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा वो रिएक्ट कर लिया। एलिफेटिक एल्डिहाइड कलर चेंज कर देगा और आपका रिएक्ट कर लिया। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड अब उसके अंदर बचा नहीं, क्योंकि सारे क्या बन गए? सॉल्ट। ठीक है, और सॉल्ट हमेशा प्रेसिपिटेट बना लेता है, सॉल्ट हमेशा नीचे जम जाता है। अब सॉल्यूशन में ऊपर क्या घूम रहा है? कीटोन एज वेल एज एरोमेटिक। तो अब टॉलेन डाल दो, तो टॉलेन का 3-4 ड्रॉप डाल दो, तो क्या वो एरोमेटिक से रिएक्शन कर लेगा और एरोमेटिक को सॉल्ट बना लेगा। लास्ट में कौन बच जाएगा? कीटोन। इस तरह से आप सेपरेट करते हो। एक रिएक्शन से तीनों सेपरेट नहीं होगा, एक रिएक्शन से एक एक बार में एक एक सेपरेट करना पड़ेगा। करवाएं। कितने का आता है टॉलिन? तो सस्ता है, घर पे रखा हुआ है मेरे। टॉलिन बहुत सस्ता होता है। टॉलिन एक्चुअली कभी कट वट लग जाए तो वहां भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर। ठीक है, बोरिक एसिड घर में रखा करो, कट वट लग जाए तो बोरिक एसिड लगा लिया करो। हाँ, डायरेक्ट मत लगा लेना, है ना, पता लगे कि वो काटना ही पड़ा फिर। चलो, कैसे लगाना है? चलो भाई, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है? जैसा फेहलिंग है ना, उसी का भाई है बेनेडिक्ट। यहां भी बेटा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए लेते हैं और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी लेते हैं। देखो, इसमें फाइनल आपको याद रखना होगा, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं, कुछ नहीं है, दिस इज अ थ्योरी। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए, अच्छी बात यह है कि फेहलिंग और बेनेडिक्ट का सॉल्यूशन सेम होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज सेम, दोनों में सॉल्यूशन ए इज सेम। यहां पे बस डिफरेंस बदल जाता है। सोडियम पोटेशियम, वहां पे लिया था हमने टार्टरिक एसिड, और यहां पे हम लोग लेंगे सिट्रिक एसिड। सोडियम पोटेशियम सिट्रिक एसिड है ना, वहां टार्टरिक एसिड था, यहां पे सिट्रिक एसिड है, प्लस NaOH, प्लस NaOH। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्टरिक एसिड, सोडियम पोटेशियम सिट्रिक एसिड। इसका केवल नाम याद रखिए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसलिए इसको स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा। जो सिंपल स्ट्रक्चर था वो मैंने बता दिया। ठीक है, ये वाला बनेगा आपके पास। इसमें अगेन यहां पे वही होगा, एल्डिहाइड के साथ जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे, बेनेडिक्ट। अच्छा, बेनेडिक्ट में आपको लॉजिक से क्या लग रहा है? एलिफेटिक देगा, एरोमेटिक देगा, या दोनों देगा? क्या देगा ये? एरोमेटिक सॉल्यूशन देता है। बहुत बढ़िया। एलिफेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन देगा, लिख लीजिए एलिफेटिक एल्डिहाइड। क्या ये रिएक्शन देगा? एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड को, RC डबल बॉन्ड OH, दिस इज एलिफेटिक एल्डिहाइड। दिस विल बी ऑक्सीडाइज, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, और यहां भी कॉपर का ही Cu2O का रेड ब्राउन PPT बनता है। जैसा फेलिंग है, बस एसिड बदल दिया, बेनेडिक्ट आ गया, रेड ब्राउन टेस्ट, रेड ब्राउन कलर। सिमिलरली आप देखोगे एरोमेटिक के केस में, एरोमेटिक विल गिव दिस टेस्ट और नॉट गिव दिस टेस्ट।
तो जैसा फेहलिंग है वैसा ही बेनेडिक्ट है। वहां टार्टरिक एसिड है, यहां सिट्रिक एसिड है। वहां ब्लू से रेड ऑरेंज हो रहा है, यहां भी रेड ऑरेंज होगा, रेड ब्राउन होगा। हो गया। फिर लिखो शिप्स बेस। शिप्स टेस्ट यानी कि शिप्स बेस के बारे में बात करेंगे। हो गया। लिखो, इसमें सीधा पूछता है कौन किसका टेस्ट देगा। ठीक है, टॉलेंस टेस्ट किसके साथ टेस्ट देता है, सीधा ये क्वेश्चन आता है। बेनेडिक्ट किसका सॉल्यूशन टेस्ट देगा, और फेहलिंग किसका टेस्ट देगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं आता। नेक्स्ट, शिफ्स रिएजेंट टेस्ट। तो शिफ्स रिएजेंट टेस्ट में शिफ्स बेस एक इंपॉर्टेंट है। शिफ्स बेस स्ट्रक्चर बना लीजिए, थोड़ा खतरनाक सा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं। इस कंपाउंड का एक नाम होता है पैरा रोजेनिलीन। एनिलीन से बना हुआ है, पैरा रोजेनिलीन। शिप्स बेस। NH3 हो जाएगा वहां पे। नाइट्रोजन 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 नहीं बनेगा ना, NH2 कर दो, 4 बॉन्ड बना लो। पैरा रोजेनिलीन है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों टेस्ट देते हैं। कीटोन इसका टेस्ट नहीं देता है। ये लास्ट में आपको रटना ही पड़ेगा इसके कि टॉलिन किसका टेस्ट देता है, फेलिंग किसका, बेनेडिक्ट किसका, और शिफ्स बेस किसका। फिर लिखो 2,4-DNP टेस्ट। क्या हो गया, कौन डर रहा है भाई, गधे हैं सब एकदम।
शांत। हाँ भाई, पैरारोजेनिलीन में ये टेस्ट कैसे कराते हैं जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारे पास एक बेस होता है पैरारोजेनिलीन। हम लोग पैरारोजेनिलीन लेते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले ना SO2 गैस पास कर देते हैं। तो पैरारोजेनिलीन में SO2 गैस जब आप पास करोगे तो ये कलरलेस हो जाता है। पैरारोजेनिलीन में जब SO2 गैस पास करोगे तो पैरारोजेनिलीन के सॉल्यूशन को ये कलरलेस कर देता है। और जैसे ही इसमें आप कोई भी एल्डिहाइड डालो, चाहे आर एलिफेटिक चाहे आप एरोमेटिक डाल दो, एलोफेटिक या एरोमेटिक दोनों में से कोई भी आप डालोगे तो यहां पे कलर आ जाता है पिंक कलर। और इस तरह से ये टेस्ट को हम लोग कराते हैं। पैरारोजेनिलीन को पहले कलरलेस करते हैं और एल्डिहाइड कीटोन डालने के बाद पिंक कलर आ जाता है। तो दिस इज शिफ्ट टेस्ट का कलर। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP आपने अमाइन वाले टेस्ट उसमें कराया है रिएक्शन में, यहां भी दोबारा आएगा। टू फोर डीएनपी टेस्ट आ जाओ। 2,4-DNP टेस्ट में देखो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, क्या मैंने बताया था कि दोनों रिएक्शन करेंगे। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों ही 2,4-DNP से रिएक्शन करेंगे। क्या होता है, हाइड्राजीन होता है, राइट। हाइड्राजीन में आप सबसे पहले फिनाइल बनाते हो, तो दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन। बट अगर आप 2 और 4 पे नाइट्रो लगा दो तो इसको बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन की रिएक्शन जब यहां पे आप कराओगे तो देखो क्या वाटर रिलीज हो जाएगा। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन की रिएक्शन जब आप यहां से कराओगे तो वाटर रिलीज होगा, और वाटर रिलीज होके आपके सामने बन जाएगा R। यहां कार्बन, अगर एल्डिहाइड हुआ तो H, कीटोन हुआ तो R, C डबल बॉन्ड N, फिर बनेगा आपके सामने NH, फिर फिनाइल, फिर 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो। 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन बनता है। और 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन जो होता है ये कलर बदलता रहता है। थोड़ी देर तक तो ये रेड कलर होता है, थोड़ी देर बाद ये ऑरेंज हो जाता है, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स येलो। तो रॉय कलर दिखाता है, ये रेड भी, ऑरेंज भी, येलो भी, है ना। चेंजेस विथ टाइम। चेंजेस विथ टाइम। अब लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया, टेस्ट था बस 3। उसके बाद ये टेस्ट वापस आएंगे आपके पास बायोमोलिक्यूल के बाद, POC में, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जी, चलो नेक्स्ट लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, हम्म 3 मई को, 3 मई को आपको छोड़ दिया जाएगा।
मैं निकाह कब कर रहा हूं? बुर्का पहन लूं? अच्छा मान लो निकाह वर्ड दोनों के लिए यूज होता है, लड़का लड़की दोनों के लिए? लड़कियों का मैंने सुना है निकाह होता है, लड़कों का भी होता है? मुझे आज तक ये पता था कि लड़कियों के लिए टर्म यूज होता है। हाँ वैसे हमारे यहाँ भी तो शादी बोलते हैं, तो शादी तो दोनों के लिए बोलते हैं। तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट है भाई ये सब चीजों में। बेटा तुम्हारी जैसी शक्ल है ना, देख लेना तुम्हें अपोजिट जेंडर मिल जाए, यही बड़ी बात है। चलो इधर देखो बोर्ड पे। हाँ भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में हम लोग शांत सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड किन किन मेथड से बनाया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। शांत बोर्ड पे देखो। तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे, ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ रिएक्शन है, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए फोकस। तो एल्काइन में हमने एक रिएक्शन पढ़ा था जिसका नाम था ओजोनोलाइसिस, और हमने ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन से बहुत अच्छे से कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलरेडी बनाया हुआ है। ओजोनोलाइसिस से, ओजोनोलाइसिस का जो रिएजेंट होता था, क्या वो O3 जिंक वाटर होता था, या फिर अगर ऑक्सीडेटिव करोगे तो O3 वाटर, राइट? अब देखो बोर्ड पे, ये तो रिडक्टिव है, अगर ऑक्सीडेटिव करोगे तो O3 वाटर। लेकिन क्या कभी, बोर्ड पे देखो दोनों का नाम मैं अप्लाई करता हूं यहां पे, इसमें आओ, ये आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखोगे क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। मान लो यहां पे मैं जिंक डाल दूं, एक बार जिंक डाल के सोचो, तो हम लोग अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते थे तो हमने हमेशा बोला हुआ था कि पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा नहीं टूटेगा, ठीक है? तो अगर केवल पाई बॉन्ड तोड़ोगे, तो ये कीटोन का एल्कीन का क्यों बना रहा है? पहले एल्काइन का करते फिर एल्कीन का करते, चलो ठीक है। यहां पे सीधा क्वेश्चन ही लिखो, यहां पे फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन का ना सबसे छोटा वाला एल्काइन ही ले लो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मान लो इसमें हम क्या करा रहे हैं, O3 जिंक वाटर, O3 जिंक वाटर। तो क्या होता था रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में, केवल और केवल पाई बॉन्ड टूटेगा, और पाई बॉन्ड टूट के यहां पे डबल बॉन्ड O लगता था, सिमिलरली यहां पे डबल बॉन्ड O लगेगा, H और H। क्या कभी भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से एसिड बन सकता है? नहीं। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से मैक्सिमम एल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है, उसके अलावा नहीं बन सकता। तो एल्काइन में आप जब भी कराओगे तो एल्काइन में क्या हमेशा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस लेना पड़ेगा? तो एल्काइन में अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस इसी का ले लो, इसी में अगर आप O3 वाटर डालते हो, जिंक नहीं डालते हो, शांत, O3 वाटर जब आप डालते हो तो क्या सारे बॉन्ड टूटेंगे? सारे बॉन्ड टूटेंगे तो क्या ये इधर भी 3 OH, इधर भी 3 OH, तीनों बॉन्ड तोड़ दो, 3 OH यहां पे, 3 OH यहां पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 OH मिल रहा है, तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा? और राइट हैंड साइड में भी 3 OH मिल रहा है, तो क्या यहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा? इसका 2 मोल लिख देंगे। तो एल्काइन के केस में कैसा भी एल्काइन हो, मान लो आपने एक CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया है, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो O3 जिंक वाटर से, और दूसरा आप करा रहे हो O3 वाटर से। तो जिंक वाटर से तो कभी नहीं बनेगा, बट O3 वाटर से बन जाएगा। बोर्ड पे देखिए, O3 जिंक वाटर में ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज, सिंगल बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा, लेकिन दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, और आपके सामने देखोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है? जब O3 वाटर दोगे तो तीनों के तीनों बॉन्ड टूटेंगे, 3 OH यहां पे, 3 OH यहां पे, तो 3 OH जब लेफ्ट हैंड साइड में डालोगे तो क्या आपके सामने वो एसिड बन गया? और 3 OH जब राइट हैंड साइड में डालोगे तो क्या HCOOH बन जाएगा? क्या ये बन जाएगा आपके सामने? तो दिस इज योर एसिड। तो कभी भी एल्काइन का, चाहे वो टर्मिनल हो चाहे वो नॉन टर्मिनल हो, कैसा भी एल्काइन हो आपके सामने,
आप बना सकते हैं उसका O3 वाटर से। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराइए। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराओगे तो तीनों बॉन्ड टूटेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड से 2 कार्बन का एसिड बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OOH। राइट हैंड साइड से फिर से 3 कार्बन का एसिड बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH। लेफ्ट हैंड साइड से एसिड, राइट हैंड साइड से एसिड, तो कभी भी एल्काइन का ओजोनोलिसिस करा दो, आ जाएगा। अब आते हैं एल्कीन से कैसे बनेगा। नेक्स्ट हम लोग लिखने वाले हैं एल्कीन से कैसे बनेगा। सेकंड, फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन इसका ओजोनोलिसिस कराते हैं। क्या हुआ, तुम अभी तक लिख ही रहे हो इसको। एल्कीन में अब दोनों देखते हैं, ऑक्सीडेटिव भी रिडक्टिव भी। अपने आप पता चल जाएगा कहां से आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो मैंने सबसे पहले सबसे छोटा एल्कीन से स्टार्ट किया। इसका हमने ऑक्सीडेटिव भी कराएंगे और रिडक्टिव भी कराएंगे। तो पहले रिडक्टिव करा देते हैं और फिर ऑक्सीडेटिव कराते हैं। चलो, तो O3 जिंक वाटर जब भी कराओगे तो बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूट के आपके सामने एसिड बनेगा। मतलब डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, दो बॉन्ड तोड़ दो, OH OH लगा दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा आपके सामने, HC डबल बॉन्ड OH, और राइट हैंड साइड में भी आपके सामने HC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। भाई दो बॉन्ड तोड़ोगे, OH OH, यहां भी OH OH, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। या फिर आप सीधा समझो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दो, डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दोगे, आपके पास बन जाएगा। हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जितना भी एल्डिहाइड बनता है क्या वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेकिन यहां पे आप देखोगे तो क्या ये H हटा के OH इधर भी लगेगा, H हटा के OH इधर भी लगेगा, क्या ये कार्बोनिक एसिड बन जा रहा है। और कार्बोनिक एसिड हमने पढ़ा हुआ है क्या बनता है, CO2 और वाटर। कार्बोनिक एसिड फर्दर CO2 और वाटर में टूट जाता है, तो 2 मोल CO2 और 2 मोल वाटर में टूट जाएगा। कराया है सेम एग्जांपल कि आपके पास जितने भी एल्डिहाइड बने उसमें H को OH से रिप्लेस कर दो और ये बन गया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड एंड इट ब्रेक्स इनटू CO2 एंड वाटर। सिमिलरली यहां पे जाओगे तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन लेफ्ट में एक ऑक्सीजन राइट में। तो जो लेफ्ट में ऑक्सीजन दिया है उस हिसाब से ये बनेगा एसिटल्डिहाइड, और राइट में जो ऑक्सीजन बनेगा उस हिसाब से ये बनेगा। तो ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीडेटिव में क्या वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑल एल्डिहाइड विल कन्वर्ट टू एसिड, बन गया। सिमिलरली यहां पे भी ऑल एल्डिहाइड विल कन्वर्ट टू एसिड, ये भी बन गया। क्या ये फिर से कार्बोनिक एसिड बन गया है, और दिस कार्बोनिक एसिड विल ब्रेक डाउन इनटू CO2 प्लस वाटर, खत्म। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड से भी आपके सामने 2 मोल ऑफ CH3 COOH बनेगा, और राइट हैंड साइड से भी आपके पास, राइट हैंड साइड में दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। यहां देखो ऑक्सीडेटिव के अंदर, रिडक्टिव में केवल एल्डिहाइड और कीटोन बनता है एल्कीन से, ऑक्सीडेटिव में आपके पास ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑल एल्डिहाइड विल गेट कन्वर्टेड टू एसिड। अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो वो CO2 वाटर में टूट जाता है। फॉर्मल्डिहाइड क्योंकि कार्बोनिक एसिड बनाएगा और वो CO2 वाटर में टूट जाएगा।
हो गया ये वाला? तो चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, हमेशा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. कार्बोक्सिलिक एसिड विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड फ्रॉम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, और इसका रिएजेंट है O3 वाटर, चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन. थर्ड जो आपके पास है, फ्रॉम मिथाइल बेंजीन, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन या फिर मिथाइल बेंजीन. मेजरली मिथाइल बेंजीन है, बट हम लोग एल्काइल पढ़ेंगे. और ये हमारा रिपीटेड रिएक्शन है. आपको मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर मिथाइल बेंजीन हो, यानी कि कभी भी आपके पास बेंजाइलिक एच आ जाए, अल्फा एच जिसको हमने बोला था, एक भी अगर अल्फा एच रहे बेंजीन के केस में, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में एसिड बना लेता है. मिथाइल बेंजीन, जैसे मैंने बताया था टॉल्वीन, जैसे ही KMnO4 डालोगे एसिड बन जाएगा. इथाइल बेंजीन, वो भी एसिड बन जाएगा. आइसोप्रोपाइल बेंजीन, एसिड बन जाएगा. लेकिन टर्शियरी ब्यूटाइल नहीं बनेगा. रीजन एच नहीं है, अभी लिखूंगा तो आपको याद आ जाएगा. ठीक है. एल्काइल बेंजीन ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो एल्काइल बेंजीन की हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है आपके सामने, H+KMnO4. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके सामने एसिडिक KMnO4 या H+KMnO4. या फिर आप क्या ले सकते हो, H+K2Cr2, या फिर आप क्या ले सकते हो, जोन्स रिएजेंट, कोई भी ले सकते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को. तो ये मिथाइल बेंजीन अगर आपके सामने आ जाए, मान लो आपने ले लिया मिथाइल बेंजीन, यहां पे CH3, ये भी तो एक टाइप का अल्काइल बेंजीन है. क्या यहां पे अल्फा एच है? हाँ है. बेंजीन से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, और ये वाला एच अल्फा एच है. अब जैसे ही इसमें आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है H+KMnO4, एक भी अल्फा एच रहेगा तो यहां पे ये सीधा का सीधा एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. अगर मान लो मिथाइल के बजाय हमने इथाइल बेंजीन ले लिया है, CH2CH3 ले लिया है, क्या यहां भी दो अल्फा एच दिख रहा है? दो अल्फा एच है, रिमेनिंग क्या हो जाएगा, COOH, बाकी साइड प्रोडक्ट बन जाएगा, उसको भूल जाओ. सिमिलरली मान लो ये ना देके अब ऐसा दे दिया, CH3CH3, क्या यहां भी अल्फा एच है? हाँ, एक अल्फा एच है. एक, जब तक अल्फा एच आपको दिखता रहेगा तब तक ये सीधा का सीधा एसिड बन जाएगा, बाकी के सब साइड प्रोडक्ट. ठीक है. सिमिलरली मान लीजिए आपके सामने अब ये टर्शरी ब्यूटाइल दे दिया, कार्बन, यहां पे CH3, यहां CH3, यहां CH3. क्या इसमें अल्फा एच है? नहीं है. अब अल्फा एच नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं देगा. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास अगर अल्फा एच प्रेजेंट है तो अल्काइल बेंजीन विल कन्वर्ट टू एसिड. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास मस्ट हैव एटलीस्ट वन अल्फा एच. ये जब ऑक्सीडेशन पढ़ाया था तो वहां पे बताया था आपको कि एक अल्फा एच अगर दिख जाएगा, कुछ भी हो जाए, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, बाकी साइड प्रोडक्ट कोई नहीं पूछेगा, भूल जाओ. ना एनसीईआरटी में दिया है ना आपको पढ़ना है. हाँ. क्या? हाँ पूछो, पूछो. हाँ. नहीं नहीं, एल्कीन में, एल्कीन में दोनों बॉन्ड टूटेगा, यहां पे एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां. OH क्यों जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड हो भाई, दो बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो दो OH जोड़ोगे ना. दो बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो दो OH जोड़ोगे, तो एक कार्बन पे दो OH क्या हो गया, C डबल बॉन्ड हो. एल्काइन में अलग होता है ना ओजोनोलिसिस, एल्काइन में केवल पाई बॉन्ड टूटता है, यहां पे अलग ओजोनोलिसिस होता है, दोनों टूटता है. तो मिथाइल बेंजीन वाला फटाफट नोट डाउन करिए.
इसी का पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, क्यूमीन का अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दे तो क्या होगा। तो अल्फा एच है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट, वो आप क्लोरोफॉर्म, वो कुछ और चले गए आप। हाँ, यस, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, एसीटोन क्यों बनेगा फिर। बट वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग नहीं था, सिर्फ फोटो लिया था, तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट, तो वो परऑक्साइड बनता है, फिर हाइड्रोलिसिस होता है तो फिनॉल एंड एसीटोन बनता है। क्यूमीन का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से वो रिएक्शन था, नॉर्मल ऑक्सीडेशन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज अ वेरी वीक ऑक्सीडेशन, ये वेरी स्ट्रॉन्ग डाला गया है, तो स्ट्रॉन्ग में परऑक्साइड नहीं बनेगा, सीधा एसिड में कन्वर्ट होगा, यहां पे कोई एसीटोन या कोई फिनॉल नहीं बनेगा। लिख लिया, नेक्स्ट लिखो, एल्काइल बेंजीन के बाद एल्कोहल। मान लीजिए आपके पास एल्कोहल है, एल्कोहल से आप कैसे बनाओगे एसिड। तो आप सब लोगों को ये रिएजेंट अभी तक तो याद हो गया होगा। भाई क्या ऐसा यूज करें कि अल्कोहल से एसिड बन जाए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तीन थे, H प्लस KMnO4, H प्लस K2Cr2SO, जोन्स रिएजेंट। तो ये लिख लीजिए, फ्रॉम एल्कोहल अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें तो हमेशा एसिड बनाता है, चाहे एरोमेटिक हो, एलिफेटिक हो, कुछ भी हो, ये हमेशा एसिड बनाएगा। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तीन थे, H प्लस KMnO4, H प्लस K2Cr2O7, और फिर आपके सामने H प्लस K2 तीसरा CrO3 प्लस H2SO4। अगर एल्डिहाइड बनाना था तो क्या हम लोग वहां पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे थे, है ना, CrO3 या फिर PCC, PDC, ये सब डाल रहे थे। स्ट्रॉन्ग डालोगे तो एसिड बन जाएगा। ये दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिखो, एल्डिहाइड से एसिड कैसे बनेगा। अभी अभी तुरंत तुरंत पढ़ के आए हैं कि एल्डिहाइड से एसिड बना रहे थे, अभी बताना कैसे बना रहे थे। एल्डिहाइड से एसिड कैसे बना रहे थे, क्या अभी अभी हमने लिया था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलिन, फेहलिंग, बेनेडिक्ट, क्या कर रहा था, सारे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज ही तो कर रहा था। तो दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो तो भी ये काम हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, एल्डिहाइड में अगर आप स्ट्रॉन्ग डाल दोगे तो क्या करेगा, ऑब्वियसली एसिड बनाएगा। भाई जब अल्कोहल को एसिड बना दे रहा है तो एल्डिहाइड को तो बना ही देगा। चलो लिखो इसमें, फ्रॉम एल्डिहाइड टू एसिड। मान लो आपके सामने एक एलिफेटिक एल्डिहाइड दिया है, RC डबल बॉन्ड OH, फिर आपके सामने आ रहा है बेंजीन में COOH, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें मैंने टॉलेंस रिएजेंट डाला, टॉलेंस रिएजेंट जैसे कि AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, दिस इज टॉलेंस। फिर मैंने इसमें फेहलिंग सॉल्यूशन डाला, टॉलेंस सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, फेहलिंग सॉल्यूशन। फिर हमने इसमें बेनेडिक्ट डाला, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। मान लो हमने इसमें शिफ्स बेस डाला या शिफ्स रिएजेंट, इसके साथ रिएक्शन कराया। मान लो मैंने कराया 2,4-DNP टेस्ट, लिखो फटाक से, क्या टॉलेन एलिफेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट देता है या नहीं देता है, देता है।
तो ये देता है, तो क्या ये इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा? यस। क्या फेहलिंग एलिफेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट देता है? तो इसको भी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। क्या बेनेडिक्ट भी एलिफेटिक को करेगा रिएक्शन? क्या शिफ्स भी करेगा? क्या 2,4-DNP भी करेगा? तो एलिफेटिक एल्डिहाइड के टेस्ट सारे हैं, ऑल गिव्स एलिफेटिक एल्डिहाइड के टेस्ट। और टेस्ट देने का मतलब क्या होगा? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सारे के सारे क्या करेगा? एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं ये सेम रिएक्शन एरोमेटिक के साथ कराऊं, तो एरोमेटिक में मुझे बताइए कि क्या टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा या नहीं देगा? टॉलेन तो देगा। अच्छा, अब देखो, फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है क्या? नो। क्या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट देता है क्या? नो। क्या शिफ्स बेस टेस्ट देता है क्या? लिखवाया था, शिफ्स बेस देता है ना। शिफ्स बेस विल गिव बोथ एलोफेटिक एंड एरोमेटिक। क्या 2,4-DNP देता है? जी हां, 2,4-DNP एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से रिएक्शन करता है। टेस्ट देने का मतलब एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और एसिड में कन्वर्ट करेगा तभी वो प्रेसिपिटेट बनेगा, तभी वो रिएक्शन देगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अच्छा, मान लीजिए आपके पास कीटोन है, RC डबल बॉन्ड OR। कीटोन में अगर मैं टॉलेंस रिएजेंट डालता हूं, या फेहलिंग सॉल्यूशन डालता हूं, या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालता हूं, या सिफ्स रिएजेंट डालता हूं, या आपके सामने 2,4-DNP डालता हूं, टॉलिन भी नहीं देता है, फेहलिंग भी नहीं देता है, बेनेडिक्ट भी इसका टेस्ट कोई नहीं देता है। इसका टेस्ट केवल और केवल 2,4-DNP देगा। 2,4-DNP डालोगे तो कलर टेस्ट हो जाएगा, मतलब कीटोन है। एक और चीज, मान लो 2,4-DNP आपको दिया हुआ है, क्या उससे आप एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट कर पाओगे? नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड का भी रिएक्शन दे देगा, कीटोन का भी रिएक्शन दे देगा, सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो 2,4-DNP से बस इतना बता पाओगे कि हां, इसमें एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो एल्डिहाइड से भी देता है, कीटोन से भी देता है। अगर एल्डिहाइड कीटोन को मान लो सेपरेट करना है 2,4-DNP के बाद, तो क्या करोगे? टॉलिन ले लो। टॉलिन एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन दे रहा होगा, कीटोन नहीं दे रहा होगा। अगर टॉलिन रिएक्ट कर रहा मतलब अंदर एल्डिहाइड है, अगर टॉलिन रिएक्ट नहीं कर रहा मतलब कीटोन है। हाँ, सिफ्स भी दे देगा। सबको अलग अलग कौन कर देगा? एल्डिहाइड, कीटोन और एलिफेटिक और एरोमेटिक, सारे को अलग अलग कौन कर पाएगा? क्या बताया था ये वाला, फेहलिंग और बेनेडिक्ट। क्या वो केवल और केवल एलिफेटिक के साथ देगा? एरोमेटिक है तब भी टेस्ट नहीं दे रहा, कीटोन है तब भी टेस्ट नहीं दे रहा। तो ये सबको अलग अलग कर देगा, फेहलिंग एज वेल एज बेनेडिक्ट। चलिए, जो जो टेस्ट दे रहा है मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। नेक्स्ट लिखो, नाइट्राइल से कैसे बनाओगे? नाइट्राइल से आप कैसे बनाओगे एसिड? तो एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसका नाम होता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस अभी पढ़ेंगे, हाइड्रोलिसिस आता है सबको, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। नाइट्राइल या साइनाइड की हाइड्रोलिसिस, आइए एक बार पढ़ते हैं इसको। हो गया यहां तक? मान लो आपके पास एक नाइट्राइल है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। आर के बजाय आप लिख लो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ये एक नाइट्राइल है, इसकी हम हाइड्रेशन करा रहे, मतलब H+ वाटर से रिएक्शन करा रहे, हाइड्रेशन करा रहे। तो हमने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रेशन रिएक्शन कैसा होता है। क्या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH जाता है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH दे दीजिए, तो क्या ये बॉन्ड टूटेगा? और क्या 3H इधर आ जाएगा, 3 बॉन्ड टूट रहा है, और 3OH इधर आ जाएगा, 3 बॉन्ड टूट रहा है। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता चलेगा कि इस पे एसिड बनेगा?
तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एसिड बन गया हाइड्रोलिसिस से, और राइट हैंड साइड में क्या अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा, अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा। अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से। मान लो अगर मैं आइसोसाइनाइड देता हूं, वहां पे CH3N ट्रिपल बॉन्ड CH3, मान लो ये आइसोसाइनाइड दे रहा हूं, मान लो आपके पास में नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है पॉजिटिव चार्ज में, बिल्कुल। तो अब मैंने यहां पे H प्लस वाटर दिया, तो क्या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH मिलेगा? कार्बन का अच्छा CH हो जाएगा। हाँ, अब आइए, तो यहां पे आ जाओ, तो क्या इधर आपके पास 3 H आएगा और इधर आपके पास 3 OH आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो, क्या आपके पास CH3 यहां पे वैसे तो बनेगा NH3 प्लस, बट कार्बन जनरली 4 बॉन्ड नहीं बनाता है, 3 बॉन्ड ही बनाता है, इसलिए NH2 बना देंगे, H प्लस वहां से रिलीज करा देंगे। राइट हैंड साइड से एक कार्बन पे 3 OH दिख रहा है, क्या एक कार्बन का एसिड नजर आ रहा है? एक कार्बन पे 3 OH है, यानी कि एक कार्बन पे एसिड नजर आ रहा है, तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो चाहे आप नाइट्राइल में कोई सा भी लो, नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल, दोनों केसेस में आपका एसिड बनेगा। हाँ, ये फिक्स है कि आइसोनाइट्राइल में हमेशा फॉर्मिक एसिड बनेगा, क्योंकि आइसोनाइट्राइल में तो एक और चीज, अगर आइसोनाइट्राइल सब्स्टिट्यूटेड हो जाए तो करिए क्वेश्चन को, जैसे मान लो आपके सामने है CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड CCH3, मान लो ऐसा हो, अब कराओ H प्लस वाटर। हाइड्रोलिसिस जब आप कराओगे तो क्या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में यहां पे नाइट्रोजन पे NH2 जुड़ जाएगा HH, और यहां पे आप दिख रहा हो OH OH OH। तो जब ये टूटेगा और 3 बॉन्ड बनेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड से आपके पास बन रहा है CH3 CH2 NH2, और राइट हैंड साइड से आपके पास 2 कार्बन का एसिड बन रहा है CH3C डबल बॉन्ड OOH बन गया। तो कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल, हाइड्रोलिसिस कराना है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH, आंसर आ जाएगा। कोई भी साइनाइड जहरीला होता है, ऑल साइनाइड्स आर पॉइजनस। अच्छा, अमीन, क्यों लग रहा है कि आपको ये जहरीला होगा? बढ़िया। हो गया साइनाइड, उसके बाद लिखोगे अमाइड से। अभी साइनाइड में ही अभी तक जो हमने किया वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस था। व्हाट इफ हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें, कंप्लीट नहीं तोड़े, सारे ट्रिपल बॉन्ड नहीं तोड़े, हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस तोड़े, तो क्या होगा देखते हैं। देखो, अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, बोर्ड पे देखिएगा, मान लो हमने यहां पे लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पे H प्लस वाटर लिखा है, बट लिखा होगा यहां पे पार्शियल, यानी कि हाइड्रोलिसिस कराना है लेकिन पार्शियल। अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कह रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पार्शियल लिख दिया तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब है केवल पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा नहीं टूटेगा। तो केवल पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा नहीं टूटेगा। अब यहां से इसको उड़ा दो, दोनों पाई बॉन्ड को उड़ा दो, तो दोनों पाई बॉन्ड उड़ाओगे, क्या यहां पे 2 OH आएगा और 2 H आएगा? तो एक कार्बन पे 2 OH, क्या आपके पास कार्बोनिल हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या बन जाएगा NH2, सिग्मा बॉन्ड एज इट इज रहेगा। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया तो एसिड और अमाइन, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया है तो अमाइड। आप चाहे इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा के देखो, आइसोसाइनाइड का CH3N ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओ,
तो यहां भी सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन को मिल जाएगा N, नाइट्रोजन को मिल जाएगा H, और कार्बन को मिल जाएगा OH। तो एक कार्बन पे 2 OH, वहां पे एल्डिहाइड बन गया। तो देखो आपके पास ये बन गया, इस बार COOH बन गया है। ये क्या है, नीचे क्या बना है, एल्डिहाइड बना है या एसिड है, क्या है वो? दैट इज 2 डिग्री अमाइड। ठीक है ना, जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये CHO लगा हुआ है तो एल्डिहाइड होगा। वो कार्बन से CHO लगा होता है तो एल्डिहाइड होता है, राइट? H या कार्बन होता तब वो एल्डिहाइड बोलते हैं, बट इधर नाइट्रोजन लगा है तो दिस इज नाउ अमाइड, 2 डिग्री अमाइड। 7 फ्रॉम अमाइड। अमाइड से आप कैसे बनाओगे? अगेन हाइड्रोलिसिस। अमाइड से भी हाइड्रोलिसिस करो, एसिड बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी बताता हूं। फ्रॉम अमाइड, इसको ऐसे ही रहने दो फिर। हो गया? कोशिश करता हूं मिटाने की, मिटेगा नहीं वैसे ये। लो, चेंज हो गया। चलो भाई, फ्रॉम अमाइड जो हम पढ़ रहे हैं, अमाइड से कैसे आप बनाते हो। तो अमाइड से जब एसिड बनाना हो, तो अमाइड से जब एसिड बनाओगे तो हाइड्रोलिसिस करो। मान लो यहां पे बनाया सबसे छोटा अमाइड CH3 COONH2, इसमें आप हाइड्रोलिसिस कर दो H+ वाटर। तो अगेन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास H और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास OH। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास H दे दो, तो यहां पे H और यहां पे दे दो OH। तो लेफ्ट हैंड साइड से आपके पास क्या बन रहा है, एसिड, और राइट हैंड साइड के पास आपके पास क्या बन गया, अमोनिया NH3। तो कैसा भी अमाइड हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, आप वहां से जैसे 2 डिग्री अमाइड मान लो ले लिया हमने, उसकी हमने हाइड्रोलिसिस कराया, तो अगेन आपके सामने ये बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो OH चला जाएगा और राइट हैंड साइड में आपके पास अमोनिया बन जाएगा CH3NH2। अगर आप 3 डिग्री अमाइड लेते हो, CH3COON CH3 और यहां पे भी CH3, तो कार्बोनिल पे तो लग जाएगा आपके सामने OH, तो CH3COOH, और राइट हैंड साइड में आपके पास N हो जाएगा। यहां पे चला गया CH3, यहां पे चला गया CH3, और क्या बन गया आपके पास H, 2 डिग्री अमीन। पहला में अमोनिया, दूसरा में 1 डिग्री अमीन, दूसरा में 2 डिग्री अमीन।
हाँ ले सकते हैं, बट V2O5 इज ओनली यूज्ड फॉर एल्कीन, एल्केन हाइड्रोकार्बन वैसे, नॉट एल्केन, हाइड्रोकार्बन, इसीलिए बेंजीन में लेते हैं V2O5। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो, फ्रॉम एसिड हैलाइड, अमाइड के बाद आप एसिड हैलाइड से कैसे बनाओगे? फ्रॉम एसिड हैलाइड, और लास्ट है आपके पास फ्रॉम एस्टर। एसिड हैलाइड से कैसे बनाओगे और एस्टर कैसे बनाओगे? सब हाइड्रोलिसिस से बनाओगे। हाइड्रोलिसिस कर दोगे, आपके पास बन जाएगा। जैसे एसिड हैलाइड की हाइड्रोलिसिस, और हाँ, एसिड हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं। एट्थ इज फ्रॉम एसिड हैलाइड। मान लीजिए आपके सामने CH3 C डबल बॉन्ड O Cl लगा हुआ हो, यहां पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl लगा हुआ है, ये एसिड हैलाइड है। इसकी रिएक्शन आप वाटर से कराओ, H प्लस वाटर से। सिमिलरली इसकी रिएक्शन आप H प्लस वाटर से कराओ, तो क्या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे क्या लग रहा है? OH, और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे लग जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे H और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे OH। सेम यहां पे भी होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे आपके पास H एंड लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे OH। अगर आप कोई एस्टर ले लेते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां पे ले लोगे CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5, H प्लस वाटर, व्हाट विल बी द आंसर? यहां पे आ जाओगे H प्लस वाटर, इसका आंसर देखते हैं। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को क्या चला जाएगा? H, एंड लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH। हाइड्रोलिसिस में OH प्लस CH3OH। जल्दी लिखिए। हो गया? एक मॉलिक्यूल है बहुत इंपॉर्टेंट, PF5, सुना है आपने? PF5, PCl5 तो आपने बहुत सुना होगा, है ना? PBr5, PI5 ये सब सुना होगा बहुत, PF5 कम सुनते हो। क्या है खास इसमें? व्हाट इज डिफरेंस इन PF5? स्टेबल होता है, बहुत बढ़िया। अनस्टेबल होता है, ये भी बहुत बढ़िया। हाँ, कहां पे? 8th के सेकंड में OH आ जाएगा यहां पे। हाँ, तो आपको बता रहा था मैं PF5। भाई आपने PCl5 पढ़ा है, और PCl5 को NCERT ने लिखा हुआ है कि लेस स्टेबल है ना, क्योंकि उसमें इक्विटोरियल एक्सियल बॉन्ड होता है। ठीक है, PCl5 में इक्विटोरियल एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, और आपने बहुत डीपली पढ़ा है कि भाई इक्विटोरियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर, शॉर्टर बॉन्ड्स, एंड एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर बॉन्ड्स, पढ़ा है ना? PCl5 में जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो बड़े बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड लेंथ उनका बड़ा होता है, ठीक है, और इक्विटोरियल बॉन्ड्स का बॉन्ड लेंथ छोटा होता है। यही, एक्सियल ज्यादा, इक्विटोरियल छोटा, यही पढ़े हो आप। तो जब आप हीट करोगे
तो जो वीक बॉन्ड है वो टूट जाएगा। वीक बॉन्ड कौन होता है? जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है, एक्सियल वाला। तो क्या हो जाएगा? PCl3 बच जाएगा और Cl2 टूट जाएगा। यही होता है। इसीलिए एनसीईआरटी लिखता है कि PCl5 रिएक्टिव है, जल्दी टूट जाता है, अनस्टेबल है। अगर मैं आपको PCl5 छोड़ के, उसके बाद एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा है बस PF5 के बारे में, और उसी में सब कुछ है। व्हाट इफ अगर मैं PF5 को हीट करता हूं, PCl5 आपने हीट कर दिया, व्हाट इफ मैं PF5 को हीट करूं, यहां पे Cl हटा के FF लगा लो, तभी तो इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड होगा भाई, तब भी एक्सियल बॉन्ड वीक होगा, तब भी F2 अलग हो जाना चाहिए था, बट ऐसा होता थोड़ी है। PF5, अच्छा एक और चीज, PCl5 में जो बॉन्ड लेंथ है वो अलग अलग है, इक्विटोरियल बॉन्ड्स छोटे हैं, एक्सियल बॉन्ड्स बड़ा है। व्हाट अबाउट PF5? PF5 में सारे बॉन्ड लेंथ सेम है, ऑल PF बॉन्ड्स आर सेम, बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं। आप कहोगे क्यों यार, एक्सियल इक्विटोरियल में तो अलग अलग बॉन्ड लेंथ होना चाहिए, बट PF5 में रोटेशन होता है। PF5 में चूंकि फ्लोरीन इतना छोटा होता है, PF5 में ये बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा एक और चीज, क्या ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है? और बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के छोटे होते, तो क्या करता है PF5 में सारे बॉन्ड्स स्मॉल होते हैं क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का बॉन्ड है, और पास पास होगा, रीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो PF5 में ये जो फ्लोरीन है आपस में बेटा ये एक्सचेंज होते रहते हैं अपनी पोजीशंस में, जिसको बोलते हैं हम लोग स्यूडो रोटेशन, तो PF5 स्यूडो रोटेशन शो करता है। तो PF5 में ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम बिकॉज ऑफ स्यूडो रोटेशन। अगर अलग अलग बॉन्ड लेंथ होते तो रोटेट ही नहीं कर पाता PF5 मॉलिक्यूल, और रोटेट नहीं कर पाता तो अलग अलग बॉन्ड लेंथ नहीं है, मतलब सेम बॉन्ड लेंथ है PF5 में, सारे बॉन्ड लेंथ सेम। ठीक है, बॉन्ड एंगल इज डिफरेंट, बॉन्ड एंगल से वही रहेगा 120 और आपका 90 और 180, बट रोटेट कैसे किया? बॉन्ड एंगल से बॉन्ड लेंथ का कोई लेना देना होता है क्या? क्या होता है? बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, बहुत बढ़िया। देखो बॉन्ड लेंथ अगर छोटा है यानी कि S कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है, और S कैरेक्टर ज्यादा होने से बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, ठीक हो गया। तो यही है कि अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा है यानी कि S कैरेक्टर ज्यादा है, यानी कि बॉन्ड लेंथ कम होगा, और PF5 में क्या बॉन्ड एंगल कम हो जा रहा है, तो सारे बॉन्ड एंगल कम हो जाएंगे ना, P कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इसीलिए तो बोला कि वो पास पास आके बॉन्ड बनाएंगे, जितना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा नहीं होगा, बट पास पास आके बॉन्ड बनाएंगे बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड स्यूडो रोटेशन। बट क्या इससे पास पास आने से बॉन्ड एंगल बदल जाएगा? नहीं ना, वो वही रहेगा, बट अपना साइज छोटा कर लेगा, जितना बड़ा होना चाहिए तो उतना बड़ा नहीं होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, बट इससे बॉन्ड एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? एंगल विल बी सेम, यहां भी एक्सियल ही रहेगा, इक्वेटोरियल ही रहेगा, बट बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाते हैं, रीजन उसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। चलिए आप सीधा याद रखेंगे PF5 में बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं ड्यू टू स्यूडो रोटेशन, खत्म, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना है। देखो रीजन तो है ही नहीं ना सिलेबस में, रीजन है ही नहीं ना, एनसीईआरटी में दिया है ना आपके सिलेबस में, ना आपसे कोई पूछने वाला है। आपके पास तो क्वेश्चन आएगा PF5 में क्या होता है, स्यूडो रोटेशन। क्या होता है स्यूडो रोटेशन, भगवान जाने, हमें क्या पता, ठीक है ना। आप सीधा लिखो कि PCl5 में अलग अलग बॉन्ड लेंथ होता है बट PF5 में सेम होता है बिकॉज ऑफ स्यूडो रोटेशन। अब कुछ है, क्या है ना, आपको जानने की जरूरत है ना कोई पूछेगा। हाँ यस, लिखो बॉन्ड, लिखो अब ये यहां पे लिखो केमिकल रिएक्शन, कोई बात नहीं, लिखो केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले लिखो रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल।
कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एक्टिव मेटल से कराते हैं। बोर्ड पे देखो, सब लोग फुल फोकस यहां पे आओ। एक्टिव मेटल की रिएक्शन, क्या हमने पढ़ा हुआ है कि मेटल जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है? तो देखो इसकी रिएक्शन में बेसिक बेस से करा दूं तो क्या इसके पास एसिडिक एच होता है? और एसिडिक एच है, मेटल का टेंडेंसी बेसिक होता है, तो क्या एसिड बेस रिएक्शन होगा? और एसिड बेस रिएक्शन होगा तो ये रहा बेस, ये रहा एसिड, ये रहा बेस, ये रहा एसिड, ये रहा बेस, ये रहा एसिड। मेटल क्या करता है? एसिड से H2 निकाल देता है, तो यहां से भी वो H2 निकाल देगा। और जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे, दिस विल बिकम RC डबल बॉन्ड O माइनस H2, O माइनस Na प्लस, और इसकी रिएक्शन हो जाएगी हाफ H2 लिबरेट हो जाएगा। सिमिलरली RC डबल बॉन्ड O माइनस H2 प्लस, H प्लस जो कि H2 बना लेगा, इसके 2 मोल लगेंगे। सिमिलरली इसके 3 मोल लगेंगे और RC डबल बॉन्ड O माइनस Al प्लस 3 और H2 निकल जाएगा। बस यहां पे 3/2 कर देना। अगर इसकी रिएक्शन एक्टिव मेटल के बजाय आप बेस से कराते हो, तो भाई एक्टिव मेटल भी तो बेस ही है। सिमिलरली यहां भी आपके पास बेस है, मान लो NaOH ले लो, या MgOH होल ट्वाइस ले लो, या AlOH होल थ्राइस ले लो। भाई इसकी रिएक्शन आप किसी से भी करा सकते हो। RC डबल बॉन्ड OOH 2 मोल लेना पड़ेगा और यहां पे बस 3 मोल लेना पड़ेगा। क्या इस बार H2 के बजाय OH माइनस H प्लस से रिएक्ट करके वाटर बना लेगा? बस ये डिफरेंस है। बस ये डिफरेंस है कि यहां पे हल्का सा हीट देने पर वाटर बना लेगा। कहां पे? ये होल ट्वाइस, ये 2 लिख लो, यहां पे 3 लिख लो। अब ठीक है। अब यहां पे जो H2 निकल रहा है, ये H2 नहीं वाटर निकलेगा। H2O, यहां पे 2 मोल वाटर और यहां पे 3 मोल वाटर। बस दैट्स इट। टेम्परेचर नॉमिनल टेम्परेचर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर नहीं, नॉमिनल टेम्परेचर। कभी भी बॉन्ड बनता है, कभी भी बॉन्ड टूटता है, एलिमिनेशन होता है, तो हाई टेम्परेचर रखना है। कभी भी कोई एलिमिनेट हो रहा है, मॉलिक्यूल निकल रहा है, हाई टेम्परेचर। अगर मान लीजिए इसकी रिएक्शन में RC डबल बॉन्ड OOH की रिएक्शन मान लो NaHCO3 के साथ करा दी, मान लो बाई कार्बोनेट के साथ करा दी, या फिर इसकी रिएक्शन में कार्बोनेट के साथ करा दिया Na2CO3 के साथ, इसकी रिएक्शन में बाई कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ करा दो, तो बाई कार्बोनेट में बस इतना ही डिफरेंस है कि वो H2O भी और CO2 भी दोनों रिलीज करेगा। सिमिलरली यहां पे भी बाई कार्बोनेट और कार्बोनेट में H2O भी और CO2 भी दोनों रिलीज करेगा। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल या बेस, या कोई भी बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट, एसिड बेस रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है। मान लो दूसरा रिएक्शन है आपके सामने, डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड। डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ वाटर, एसिड से वाटर रिमूव करना है। तो क्या हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट पढ़े हुए? कॉन्क H2SO4 एंड P2O5, ये दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो हम कोई भी एसिड ले लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OOH, उसके 2 मोल ले लेंगे RC डबल बॉन्ड OOH। इसमें अगर हमने कॉन्क H2SO4
या डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया है P2O5, दोनों में से कोई भी डाल दो, तो क्या वाटर रिलीज कर देगा? और वाटर रिलीज करके OH और H, यहां पे आप देखोगे तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर देगा, RC डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड OR, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर लेगा। तीसरा, आपको क्या एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ाया था? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता था? अल्कोहल प्लस एसिड, एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से होती थी और एस्टर का फॉर्मेशन होता था। ये आप पढ़ चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं पढ़ेंगे। PPCH इसकी रिएक्शन अगर हमने अमोनिया से कराई, एसिड की रिएक्शन, रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया आपके सामने होता है बेस और इसकी रिएक्शन आप एसिड से कराओगे, तो क्या यहां पे एसिड बेस रिएक्शन होगा एंड फास्ट रिएक्शन होगा। तो एसिड बेस रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होगा। क्या ये बेस एसिडिक एच निकाल लेगा यहां से, और एसिड बेस रिएक्शन होके क्या सॉल्ट बनता है, तो यहां पे देखोगे NH4 प्लस सॉल्ट बना लेगा। तो एसिड बेस रिएक्शन विल गिव सॉल्ट। नहीं भाई, अभी और है। ये क्लास भी ले ही लें। सर्वेसर नहीं लेंगे, हम ही ले लेना। सही कह रहे हो। हाँ सही बात है, सर्वेसर संडे को लिए थे। अब माइंस, हाँ माइंस स्टार्ट करना पड़ेगा। लिखो लिखो फटाफट लिखो। देखो PCl5 में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है
PCl5 इज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट, ये Cl और Cl को ऐड करता है। तो मैंने आपको बताया था एक Cl ऑक्सीजन के राइट में जाएगा, एक Cl ऑक्सीजन के लेफ्ट में जाएगा, और ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है वो POCl3 बना लेता है। PCl3 में सेम चीज होगा, एक लेफ्ट में जाएगा एक राइट में जाएगा, बट POCl3 में हाइड्रोलाइज होके H3PO3 बन जाता है। PCl5 will form POCl3, this will form H3PO3। SOCl2 में ये ऑक्सीजन आके SO2 बनाएगा, और SO2 में एक ऑक्सीजन डाल दोगे तो SO3 बना लेगा, बस ये डिफरेंस है। वो ऑक्सीजन यहां से रिलीज होगा SO2 बनेगा, यहां से ऑक्सीजन रिलीज होके SO3 बनेगा। 3-4 और रिएक्शन है बस इसमें, करा दें? चलो भाई कल ही करें उसको, ठीक है।